चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और एफएफ लेकर। आई होप आपको ये एफएफ पसंद आएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगचांग स्टोरी है। टॉप हमारा वांगजी है जिसकी एज अभी मात्र 20 ईयर्स ओल्ड है, और बॉटम हमारा विंग है जिसकी एज है 30 ईयर्स ओल्ड, और दोनों ही पुलिस ऑफिसर है। मगर वांगजी विंग का जूनियर है और विंग वांगजी का सीनियर। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पुलिस एकेडमी के प्लेग्राउंड से, जहां सभी लोग सुबह सुबह दौड़ रहे थे। मगर कोई था जो दौड़ तो रहा था, मगर आधे अधूरे मन से, क्योंकि जहां सबके लिए सवेरा हो चुका था, मगर शायद उस पर्सन के लिए नहीं। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा सा चुलबुला सा लैन वांगजी है। तभी उसका दोस्त पीछे से आते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे चीते, आज फिर से ये कछुए की चाल क्यों? तभी वांगजी के बराबर में ही दूसरा फ्रेंड दौड़ते हुए कहता है, क्योंकि इसका एनर्जी, इसका एवरेडी अभी तक नहीं आया ना। तभी पहला वाला फ्रेंड जिसका नाम श्यान था, वो दूसरे फ्रेंड से पूछता है, एवरेडी मतलब? तभी वो दूसरा फ्रेंड जिसका नाम न्यूसेन था, वो कहता है, अरे श्यान तुम कुछ नहीं समझते, एवरेडी बैटरी का नाम है। और जब तक हमारे वांगजी की बैटरी, मेरा मतलब हमारा सीनियर ग्राउंड में आकर वांगजी का नाम नहीं लेगा, तब तक वो ऐसे ही कछुए की चाल में दौड़ता रहेगा। तभी न्यूसेन की नज़र पड़ जाती है बैटरी पर, मतलब हमारे विभूषण पर। वो एक ओमेगा बॉय है, मगर बहुत ही सख्त और हार्टलेस पर्सन फेस से बहुत ही ब्यूटीफुल एवं स्वीट लगता है। तभी हमारा विंग पीछे से कहता है, वांगजी। वांगजी पीछे मुड़कर सीधा खड़ा होता है और विंग को सैल्यूट करते हुए कहता है, यस सर। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम्हारे पैरों में दर्द है? वांगजी कहता है, नो सर। विंग कहता है, फिर अच्छे से दौड़ क्यों नहीं रहे हो? वांगजी कहता है, सर मैं अच्छे से दौड़ रहा हूँ। विंग कहता है, अच्छा दिखाओ। और जैसे ही विंग ये कहता है, फिर तो हमारा वांगजी हवा से बात करने लगता है, और इधर न्यूसेन और श्यान दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जब वांगजी अपने दोनों फ्रेंड के साथ रूम में आ जाता है, तब वांगजी के दोनों फ्रेंड श्यान और न्यूसेन दोनों वांगजी से पूछते, वैसे वांगजी मुझे इतना तो पता है कि तू चाइना के सबसे रिचेस्ट फैमिली लैन फैमिली का बेटा है, और तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस भी है। फिर तूने बिजनेस लाइन छोड़कर ये पुलिस एकेडमी आने के बारे में क्यों सोचा? वैसे भी तू आगे की पढ़ाई करके बिजनेस लाइन में जा सकता था ना, फिर यहाँ क्यों? तुम्हें पता है ना, यहाँ तो हम जैसे बैकवेंचर ही आते हैं जिन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर तुम क्यों? वांगजी कहता है, सीनियर विभूषण की वजह से। श्यान और न्यूसेन कहते हैं, क्या विभूषण की वजह से? वांगजी कहता है, हाँ। और फिर वो उन दोनों को बताता है। तो चलिए गाइस, हम भी देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वांगजी की लाइफ में कि उसने अपना बिजनेस छोड़कर पुलिस में आना जरूरी समझा। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वांगजी बताता है, दरअसल आज से 5 साल पहले जब मैं मिडिल स्कूल में था, मैं 15 साल का था और हमारे सीनियर लगभग 25 साल के थे। वो उस समय बीजिंग के ही एक पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर थे। वहीं हमारे स्कूल में एक लड़की ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो लड़की मुझसे एक क्लास आगे थी, मेरा मतलब वो हाई स्कूल में थी, और उसने स्कूल में ही ये काम किया था। ये देखकर सभी बच्चे डर गए थे। तब हमारे सीनियर अपने सीनियर इंस्पेक्टर के साथ आए थे। वो सीनियर इंस्पेक्टर ने तो उस लड़की को आत्महत्या का रूप देकर उसकी फाइल बंद करके चले गए, जबकि पूरे स्कूल को शक था कि ये काम उसके बॉयफ्रेंड का है। मगर उसका बॉयफ्रेंड एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कोई भी एक पॉलिटिशियन फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहता था। मगर हमारे सीनियर विभूषण ने उस पॉलिटिशियन फैमिली से पंगा लिया, और उसके बॉयफ्रेंड बेंचाओ, जो उसी की क्लास में पढ़ता था, पता है, उसने और उसके दोस्तों ने उस ओमेगा गर्ल को मोलेस्ट किया था। फिर उसके साथ रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर पूरे फोन साइट पर अपलोड कर दिया। ये चीज़ देखकर ही उस ओमेगा गर्ल ने स्कूल में पंखे से लटक कर सुसाइड किया था। और जब सीनियर को इस बात का पता चला, तो वो स्कूल में आए और बेंचाओ को खींचकर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए, और उसके खिलाफ सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए। उसके बाद उस पर्सन को सज़ा हो गई, और इस तरह सीनियर ने उस लड़की की फैमिली वालों को इंसाफ दिलाया। और उसी दिन से मैंने मन में ठान लिया था कि मैं भी एक दिन अपने सीनियर की तरह ही बहादुर, ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। और फिर उन्हीं के बारे में सोचते सोचते मुझे उनसे प्यार भी हो गया, और उन्हीं के लिए मैं इस एकेडमी में आया हूँ, और अब मैं उन्हें अपना बना के ही रहूँगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है, और अब श्यान और न्यूसेन वांगजी से कहते हैं, वांगजी अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम उनकी तरह बहादुर निडर पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो,
और अभी अभी तुम कह रहे हो कि तुम उनसे प्यार करते हो और अपना बनाना चाहते हो। वैसे ब्रो तुम्हारे दिल में क्या है हमें साफ साफ बताओ ना। और वैसे भी अगर सीनियर ने शादी कर ली हो तो तब तुम क्या करोगे। ये सुनकर वांग जी गुस्से में आ जाता है और दोनों की तरफ पलट कर कहता है, ऐसा हुआ तो मैं पहले सीनियर को मारूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा। मैं सीनियर को किसी और का नहीं होने दूंगा। वांग जी की इस तरह की बात सुनकर कहीं न कहीं शुयान और न्यूसेन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वांग जी से इस तरह के जवाब को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इधर इतना कहने के बाद वांग जी उधर से निकल जाता है। और अब हम इधर विंग को देखते हैं, जो अपने कैबिन में आकर अपने गले से टॉवल निकालकर साइड में रखता है और फिर कवर्ड से अपने कपड़े लेता है और शावर लेने चला जाता है। अब हमें शावर लेते हुए विंग की बॉडी दिखाई जाती है, जिसके बैग पर चाकू के बुलेट के निशान थे। विंग उन्हें टच करता है और वो भी फ्लैशबैक में याद करता है कि कैसे एक रात वो जब अपने घर गया तो उसने देखा उसके घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। उसके मॉम डैड फर्श पर गिरे थे और उनका पूरा ब्लड फर्श पर फैला है। तभी कोई विंग को अंदर धक्का मारता है और जब विंग पीछे पलट कर देखता है तो उसके पेट से ब्लड आ रहा था और सामने ब्लैक कपड़ों में कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। वो उन्हें मारने आगे बढ़ता है, तभी पीछे से जो घर के अंदर से ही आया था उसने हमारे विंग पर बंदूक से गोलियां दाग दी थी। अब विंग पलटकर पीछे देखता है तो पीछे बेंचाओ खड़ा था, जिसने विंग को गोली मारी थी। विंग उसे देखकर कहता है, तुम। मगर फिर से विंग पर पीछे से चाकू से वार होता है और वो फर्श पर गिर चुका था। उसके बाद विंग अपने बंद होते हुए आंखों से देखता है कि विंग का कमिश्नर आता है और वेंचाओ से कहता है, वेंचाओ अब चलो, अब तुमने इस इंस्पेक्टर से अपना बदला ले लिया ना, अब चलो। ये कहते हुए वो वेंचाओ का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। अब एक हफ्ते बाद विंग की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। विंग अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर शौक, तभी वो सामने देखता है जहाँ जियान फेमियान बैठे हुए थे। विंग उन्हें देखकर कहता है, अंकल आप यहाँ। तभी जियान फेमियान कहता है, विंग तुम्हें होश आ गया बेटा। विंग कहता है, अंकल मैं यहाँ कैसे। और फिर जियान फेमियान बताता है, बेटा मैं तुम्हारे डैड से कॉल पर बात कर रहा था, अचानक मुझे गोली की आवाज़ आई। मैं समझ गया था कि ज़रूर वी चांसे के साथ कुछ तो हुआ है, इसलिए मैं तुरंत संघाई से बीजिंग के लिए निकल गया। और जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो मैं शौक, क्योंकि वहां तुम और तुम्हारे मॉम डैड खून से लथपथ फर्श पर गिरे थे। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई, जहां डॉक्टर ने बताया तुम्हारे मॉम डैड तो इस दुनिया में नहीं रहे और तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं था। वो तो पता नहीं कैसे एक मेरिकल हुआ और तुमने सांस लेना चालू किया। और फिर मैं तुम्हें जल्दी से बीजिंग से संगाई लाया और यहाँ तुम्हारा इलाज किया, और पिछले एक हफ्ते से तुम बेहोश थे। जियान फेमियान कहता है, वैसे विंग वहाँ उस दिन क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है। विंग कहता है, नहीं अंकल मुझे कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो मॉम डैड का फेस भी सही से नहीं देखा। जियान फेमियान कहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम करो। और विंग 2 महीने तक वहीं हॉस्पिटल में था, मगर वो उसी कमिश्नर के बारे में सोच रहा था। और जब 2 महीने बाद विंग एकदम ठीक ठाक होके बीजिंग पहुंचा तो वहाँ सब कुछ चेंज हो चुका था। वेंचाओ को बेल मिल चुकी थी और वो कमिश्नर जो था उसने पुलिस सर्विस से रिजाइन दे चुका था और अब वो वेंचाओ के डैड के साथ मिलकर पॉलिटिशियन बन चुका था। वैसे भी उसकी कुछ दिन की सर्विस ही बाकी थी और वो कमिश्नर वेंचाओ के डैड के अन्य गैरकानूनी धंधों को संभाल रहा था। और तब से लेकर अब तक वेंचाओ कमिश्नर और उसके डैड को ढूंढ रहा है और उनको ढूंढते ढूंढते 3 साल बीत चुके हैं। और गाइस यहाँ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं। विंग सावल लेकर बाहर आता है और फिर वो एक फाइल लेता है और अपनी जीप में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर वांग जी और उसके फ्रेंड एकेडमी में और काम में बिजी थे। अब हम शाम का सीन देखते हैं और शाम को विंग को देखते हैं जो वापस से एकेडमी आता है और अपने रूम में जाकर उस फाइल को फेंकता है। उसके बाद वो फिर से सावर लेकर आता है और फिर अपने कबर्ड से एक ड्रिंक की बोतल निकालता है और ड्रिंक को गिलास में डालते हुए उसे उठाता है और एक सिप लेते हुए सोचता है, इतने बड़े पॉलिटिशियन के केस में कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता है। लगता है अब मुझे ही दूसरी तरकीब अपनानी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और वो ड्रिंक करता है, तभी गेट पर नॉक होता है। विंग पूछता है, कौन है। तभी वांग जी कहता है, सर मैं हूँ। विंग कहता है, मैं कौन। वांग जी अब गेट ओपन करता है और विंग से कहता है, सर मैं हूँ। विंग वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम। वांग जी कहता है, जी सर, वो मैं आपके लिए डिनर लेके आया था। विंग कहता है, रख दो।
वांग जी डिनर रख कर जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और ड्रिंक को देखता है और फिर विंग से पूछता है, सर आप ड्रिंक कर रहे हैं, क्या आप परेशान हो? विंग वांग जी की बात सुनकर कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, सर वो मैंने अपने डैड और अपने गगा को देखा है, जब वो लोग परेशान होते हैं तभी वो ड्रिंक करते हैं, बस इसीलिए आपसे पूछ लिया, सॉरी सर। विंग कहता है, वांग जी अब ये सॉरी क्यों? वांग जी कहता है, सर वो मैंने आपसे पूछा ना। विंग कहता है, चलो इतने सालों बाद किसी ने मुझे कुछ पूछा तो सही, वरना। और फिर विंग चुप हो जाता है। विंग को चुप देखकर वांग जी पूछता है, वरना क्या सर? विंग वांग जी से कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, तुम जाओ। वांग जी विंग की बात को सुनता है मगर वहाँ से नहीं जाता। ये देखते हुए विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, सॉरी सर, मगर जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। विंग पूछता है, क्यों? वांग जी कहता है, सर क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं वो मुझे नहीं पता, मगर आप ड्रिंक ही करोगे और कुछ खाओगे नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हमें ट्रेन कौन करेगा? ये सुनते ही आज पहली बार विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, ओह इसका मतलब तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है बल्कि ट्रेनिंग की फ़िक्र है, क्यों? सही कहा ना? वांग जी जो विंग के सामने नर्वस फील करता था वो विंग से कहता है, यस सर। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, नो सर ऐसी कोई बात नहीं है। विंग अब ड्रिंक को साइड रखता है और वांग जी से कहता है, लगता है तुमने आज तक ड्रिंक नहीं की, वरना ड्रिंक के बारे में ऐसा नहीं सोचते कि इंसान ड्रिंक तभी करता है जब वो परेशान रहता है। तो वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है इंसानों के पास शराब पीने के अलग अलग बहाने हैं। जैसे किसी को सेलिब्रेट करना है तो वो शराब पी लेता है, जिसको किसी पर गुस्सा आता है तो वो भी शराब पी लेता है और शराब का सहारा ले लेता है, या फिर किसी को टेंडर की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, कोई गम छुपाने को पीता है, कोई गम को याद करते हुए वांग जी कहता है, तो सर आप किस चीज़ में पी रहे हैं? विंग कहता है, क्या तुम क्या कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, सर मेरा मतलब अभी अभी आपने कहा ना कि मुझे पीने में अब आप ही मुझे पीने के इतने सारे बहाने दिए हैं ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप किस बहाने में पी रहे हैं? विंग कहता है, वांग जी मैं तो कुछ सोचने के लिए पी रहा हूँ। वांग जी कहता है, सोचने के लिए? पर आप क्या सोच रहे हो? अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, मैं आपकी बात सुनूंगा और समझूंगा भी। विंग कहता है, मैं कुछ खास नहीं सोच रहा था, खैर रात काफ़ी हो गई है, तुम जाओ। वांग जी ओके कहता है और जाने लगता है। तभी विंग वांग जी से कहता है, वांग जी रुको। वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है। विंग अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाता है और वांग जी से कहता है, वांग जी थैंक यू। वांग जी पूछता है, सर थैंक यू किस लिए? विंग कहता है, डिनर के लिए। वांग जी कहता है, ओ वेलकम सर एंड गुड नाइट। गुड नाइट। विंग भी वांग जी को गुड नाइट कहता है और बाद में वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर विंग भी अपना डिनर वगैरह करता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी कैंडिडेट को ग्राउंड में देखते हैं। वो लोग फिर से दौड़ लगा रहे थे, मगर आज विंग सबसे पहले ग्राउंड में पहुंच जाता है और सभी कैंडिडेट को दौड़ते हुए देखता है। साथ ही उनसे कुछ और एक्टिविटी भी करवाता है, जहां सभी चीज़ों में वांग जी, शुयान और न्यूसेनी परफेक्ट थे। इसलिए विंग मन में सोचता है वो इन तीनों का ही सहारा लेगा और अब अपने मिशन को पूरा करेगा। ये सोचते हुए अब विंग वहाँ से चला जाता है। इधर विंग तो अपने कमरे में आकर अब प्लान बनाने लगता है। वहीं वांग जी, शुयान और न्यूसेन तीनों फ्रेश होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर से कुछ और एक्टिविटी में लग जाते हैं। इधर विंग प्लान बनाता है, जहां वो सोचता है कि उसे अपने किसी मेंबर को वेन रोहन की पार्टी में शामिल करना होगा, जो उसे अंदर की खबरें दे, और वो बाहर से पहले तो वेन रोहन के सारे काले कारनामों को निस्तानाबूद करेगा, उसको कमज़ोर करेगा, और फिर वो अपने दुश्मनों से एक एक करके बदला लेगा। और फिर दिन ऐसे ही बीत रहे थे। विंग वांग जी को, न्यूसेन को और शुयान को और भी मुश्किल टास्क देता है, और जब तक वो उसे सही से नहीं करते तब तक उन्हें ना तो कोई खाना देता है और ना ही उन्हें आराम करने देता है। ये देखते हुए न्यूसेन और शुयान तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहीं हमारा वांग जी वो तो बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि अब विंग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसलिए वो तो न्यूसेन और शुयान को बार बार यही समझाता रहता है कि नहीं सीनियर, जैसा कर रहे हैं वो सही है। मगर आगे आगे विंग, वांग जी, शुयान और न्यूसेन तीनों की टेंशन और ट्रेनिंग और ज़्यादा सख्त करवा देता है।
उन्हें ठंडे पानी में 5-5 6-6 घंटे बिठाना या फिर उन्हें गर्मी में रखना, यहाँ तक कि उन्हें भूखे रहने की ट्रेनिंग देना, साथ ही उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना और तो और उन्हें बर्फ़ की सिल्ली पर लेटाकर टॉर्चर करना, पैरों को ऊपर लटकाकर उन्हें चाबुक से मारना, डंडे से मारना, सभी चीज़ें जो एक सोल्जर के लिए ज़रूरी होता है वो सभी ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ करने लगा, जो देखकर अब तो वांग जी भी हिम्मत हारने लगा था। और अब इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए वो तीनों एक दिन विंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां वांग जी विंग से पूछता है, सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि बाकी कैंडिडेट के मुकाबले में हम तीनों की ट्रेनिंग इतनी सख्ती से क्यों कराई जा रही है, और वैसे भी हम तो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आए हैं ना, मगर यहाँ तो हमें ऐसे ट्रेन किया जा रहा है जैसे कि हम किसी जंग पर जाने वाले हो। ऐसा क्यों सर? विंग कहता है, वांग जी तुमने सही कहा, तुम तीनों की ट्रेनिंग किसी जंग पर जाने के लिए ही हो रही है, और जितनी ट्रेनिंग तुम तीनों को दी गई है वो हम जिस मिशन पर जाने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी था। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मैं सीधा मिलूँगी मंडे को, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।